अब इस विषय के अध्यक्षता मूल निवासी मनोज कुमार, राष्ट्रीय संगठन सचिव, वामसे, नई दिल्ली, आप अपनी बात को रखेंगे। बहुजन महापुरुषों के चरणों में नमन। साथ ही ये जो डेलीगेट सेशन पार्ट 2 प्रस्तुतिकरण, इसमें कुल 17 राज्यों के लीडर्स ने अपनी बात रखी और 11 बजे तक का समय हमें निर्धारित था। 11 बजकर हम थोड़े से आगे हैं। बहुत हद तक हमने अपने अंदर अनुशासन की जो व्यवहार है उसको हम उतारने में सफल हो रहे हैं और इसका परिणाम समाज में, राजनीतिक क्षेत्रों में भी हम देख रहे हैं। जो सब्जेक्ट है, अगर आप उसको पुराने प्रतिनिधि सत्रों के विषयों से तुलना करेंगे तो जो ज्ञान का जो स्तर है, लेवल डिस्कशन का जो स्तर है, वो अपग्रेड होता जा रहा है। पहले के विषयों में और आज जिस विषय पर हमने कल रात में डिस्कशन किया और अभी हमारे प्रतिनिधि साथियों ने अपनी बात रखी, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि विषय थोड़ा कठिन है। इसका मतलब यह है कि हम धीरे धीरे अपने ज्ञान के स्तर में उपलब्धि हासिल कर रहे हैं और अब जो विषय हमने आपके सामने रखा है, इसमें जो अंतिम जो शब्द है, मतलब इस विषय पर अगर हमने बढ़िया से डिस्कशन करके निचोड़ और सार निकाला और इसको सोसाइटी में हम आने वाले कार्यक्रमों में हम अब इंप्लीमेंट करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो हमने जो लक्ष्य रखा है, हमारे पुरखों ने जो लक्ष्य रखा है, वो हम हासिल कर लेंगे। मतलब लक्ष्य के नीचे वाले स्टेप पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए आप सभी साथी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो विषय है उसको मैं यहां से शुरू करता हूं। कम शब्दों में हम बात रखेंगे क्योंकि इसके बाद हमारा दूसरा सेशन इसी को कंटिन्यू करते हुए चलना है। संत रैदास कहते हैं, ऐसा चाहूं राज मैं, मिले सबन को अन्न। वो सिस्टम डेवलप हो जिसमें सबको अन्न मिले। अन्न से, राइट से उसमें बहुत सारे जुड़े हुए। छोट बड़ सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। मतलब ऐसा प्रणाली हो, ऐसा सिस्टम हो, ऐसा तंत्र हो देश में, सभी को रिस्पेक्ट मिले, सभी में समानता आए और सभी को अन्न। दूसरा, जननायक बिरसा मुंडा कहते हैं, अबुआ दिसुम अबुआ राज। संत रैदास राज की बात करते और फिर बिरसा मुंडा कहते अबुआ दिसुम अबुआ राज। राज महामानव गौतम बुद्ध उस राज्य प्रणाली में कैसी नीतियां, कैसी प्रणाली, कैसी सिस्टम, उस पर कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हित में पॉलिसी बने, बहुजनों का सुख हो, ऐसी प्रणाली, ऐसी सिस्टम हमारे महापुरखे हमको बताते हैं। बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में कहते हैं,
अंतिम भाषण है। ऐसा नहीं है कि भारत को लोकतंत्र का ज्ञान नहीं था। हम डिस्कस में लाए हैं डेमोक्रेसी, तो क्या पहली बार डेमोक्रेसी पर भारत में हम चर्चा कर रहे हैं अभी संविधान लागू होने के बाद? बाबा साहब कहते हैं ऐसा नहीं था कि भारत को लोकतंत्र का ज्ञान नहीं था, और आगे उसी लाइन में जोड़ते हैं गणतंत्रों की भरमार थी। इसके और थोड़े पुराने अगर इतिहास में देखें तो हम जिक्र करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इन सभी महापुरुषों के बातों में क्या है? आदमी गौण है और संगठन सभ्यता सबसे ऊपर है। भारत में दुश्मनों ने, ब्राह्मणवादी ताकतों ने और जाने अनजाने हमारे लोग भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पीड़ित होकर व्यक्तियों को अपना लीडर मानते, और फिर वही व्यक्ति जब बिक जाता, उनके व्यवहार में ढल जाता, तो हमारे लिए फिर उसको आरोप लगाते हैं। इसका तो हमारे महापुरुषों के आंदोलन में, भारत के इतिहास में, पूरे दुनिया को ज्ञान सिखाने वाली इस धरती ने कभी भी व्यक्ति को संघ से ऊपर, संगठन से ऊपर नहीं बनाया। एक दो और उदाहरण। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महामानव बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ, और हम बाबा साहब के गुरु, उनकी ज्ञान की जो लेवल है वो हम समझ सकते हैं। महामानव बुद्ध सभी समस्याओं का समाधान सरल शब्दों में। लेकिन उनको ये एहसास हुआ, उनको ये समझ में आया कि अगर हम समाज कल्याण में अगर हम ये बात लाना चाहते हैं, तो मैं अकेला व्यक्ति भले कितना ही ज्ञानी क्यों ना हूं, मैं सक्षम नहीं हूं। तो उनको एहसास हुआ कि व्यक्ति भले ही बहुत ज्ञानी और निपुण और बहुत त्याग समर्पण वाला हो सकता है, निस्वार्थ भावना से काम करने वाला हो सकता है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वो निस्वार्थ है, त्याग है, भावना है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उससे बड़ा कोई वस्तु उसको तैयार करना होगा। और उन्होंने निर्माण किया संघ, भिक्षु संघ। इसका मतलब महामानव बुद्ध से भी ऊपर अगर हम किन्हीं को देखते हैं, उनको ध्यान में रखकर, तो वो संघ और संगठन है। फिर उसकी प्रणाली विकसित करने की एक अलग वो इतिहास है। ज्योतिबा फुले लंबे समय तक शिक्षा पर कार्य करने के बाद उनको एहसास हुआ कि संगठन बनाना कितना जरूरी है। तो उन्होंने फिर अपने आंदोलन के आधे समय के बाद उन्होंने संघ बनाया, सत्यशोधक समाज। यानी हम महापुरुषों के आंदोलन को अगर देखें तो उन्होंने अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण जिस उद्देश्य के प्रति उन्होंने काम करना जरूरी समझा, उन्होंने हमेशा संघ और संगठन का जिक्र और अपने से आगे संघ और संगठन को रखा उनके व्यवहार में, उनकी प्रणाली में। बाबा साहब अम्बेडकर अपने आंदोलन में कई ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। उस संविधान सभा में वो कार्य प्रणाली की भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि गणतंत्रों की भरमार थी और उनके पास बैठने की व्यवस्था थी, उनके पास प्रस्ताव पारित किए जाते थे, जैसे अभी हम ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर रहे हैं। जिस तरह की प्रक्रिया हमें 2003 के बाद हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हमें समझाया है, उस प्रक्रिया से जब हम गुजर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कि बुद्ध का आंदोलन क्यों सफल हुआ, तो हम उनको अपने आप को वैसे व्यवहार में ढाला हुआ पा रहे हैं। वो संकल्प लेते थे, डिसीजन लेते थे, न्यायिक निर्णय में वो शामिल होते थे, सामूहिक रूप से उनकी बैठकें होती थी। ये बाबा साहब सभी डेमोक्रेसी को
खोए हुए डेमोक्रेसी को याद दिलाते हुए हमको समझा रहे हैं। और फिर उसी भाषण में अंतिम में वो कहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता को किसी महान व्यक्ति के चरणों में न रखें या उसे ऐसे व्यक्तियों को न सौंपे जो उनके संस्थाओं को नष्ट करने में सक्षम बनाती है। कंट्रोल द लीडर्स। ऐसी शक्तियों को न सौंपे जो उनकी संस्थाओं को नष्ट करने में सक्षम बनाती है। इसका मतलब पावर जो है वो संस्था में होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। इसी को हम संस्थागत कार्यप्रणाली के रूप में अभी चर्चा में हमने इसको लाया है। थोड़ा इसको और आसान भाषा में हम थोड़ा अगर समझने का प्रयास करते हैं तो हमने पढ़ा है मैन इज मोर्टल, आदमी जो है मरणशील है। 50 साल 60 साल मुश्किल से उसकी आयु भारत में है, जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, या प्राकृतिक रूप से भी हम समझे तो ये है। अब वो जब आंदोलन में शामिल होते हैं तो उनकी आयु 21 साल से हम 60 साल मानते, यानी 40 साल वो इस आंदोलन को दे सकते हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिस व्यवस्था को हम ध्वस्त करना चाहते, वो 2000 साल से स्टैब्लिश करने की प्रक्रिया दुश्मनों ने चलाई है। इस व्यवस्था को खत्म करना, जाति व्यवस्था को समाप्त करना, जिसको स्टैब्लिश करने के लिए वो लगातार अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। उसमें अभी वो हिंदू वो सब चल रहा है और वो 185 ईसा पूर्व से वो लगातार कर रहे हैं अपने सिस्टम को बनाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए। और हम एक आदमी के पास 40 साल का टाइम है, 40 इयर्स का, तो उसको अपने संस्था में किन बातों का ज्यादा जिक्र और कैसे सिस्टम में ढलना चाहिए। उसमें जो सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम शामिल होते हैं, जो कहा झारखंड के प्रतिनिधि ने कि जब हम शामिल होते हैं तो हम किससे प्रभावित हुए कि हमको इस देश की व्यवस्था को बदलना है, ध्यान देने की जरूरत है इसको। आंदोलन में व्यवहार ये बहुत जरूरी है। क्या मुद्दों पर डिस्कस करें, क्योंकि जो पॉइंट्स आए उसमें ये आए डिस्कशन से डिसीजन, डिसीजन से फॉलो, ये स्टार्टिंग में ही आया। आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना के साथी ने जो कहा डिस्कशन, डिसीजन और उसका इंप्लीमेंटेशन फॉलो। क्या डिस्कस करे, तो जब व्यक्ति इसमें शामिल हुआ तो ये सोच के आया कि हम इस व्यवस्था को बदलेंगे। क्या बदलेंगे? आप लोग भी एक बार कहिए, क्या बदलेंगे? व्यवस्था को बदलेंगे, ऐसा सोच के हम इसमें शामिल हुए। अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए। एक राज्य में अगर एसीसी है, राज्य कार्यकारिणी है, तो उसमें अलग अलग स्टेट के लोग आए। केंद्र में अलग अलग राज्यों के लोग आए, अलग अलग व्यवस्था से लोग आए, अलग अलग जीवन प्रणाली से गुजरते हुए आए हो। 21 साल 22 साल 25 साल तक वो उस ब्राह्मणी व्यवस्था से पीड़ित रहे और इधर आए। बड़ा ऑब्जेक्टिव उन्हें दिखा व्यवस्था बदलना है। अब जब हम काम शुरू कर रहे हैं तो व्यवहार अलग अलग हो सकता है। क्यों? अलग अलग व्यवस्था से लोग आए हैं, लेकिन हमने जो बड़ा ऑब्जेक्टिव तय किया है वो है व्यवस्था परिवर्तन। और डिस्कशन के दौरान हम अपने कार्यकर्ताओं में बदलाव की प्रक्रिया में घुस जाते हैं। बदलना क्या है? व्यवस्था। बैठकों में किसकी चर्चा होनी है? व्यवस्था के बदलने के बारे में चर्चा होनी है। चर्चा का दिशा बदल सकता है या बदलता है कब? जब हम व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव की चर्चा में जब शामिल होते हैं। इसलिए हमको जिस उद्देश्य के लिए हम यहां शामिल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं सभी लेवल पर, एक बार आप उसको छोड़ के देखिए। एक बार आप सोचिए कि जिस चर्चा में हम शामिल हो रहे हैं
उसमें व्यक्ति की चर्चा को छोड़ के देखिए, और जो समाज में हमको ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने के लिए, आर्थिक संसाधन को प्राप्त करने के लिए, ब्राह्मणवादी ताकतों को समाप्त करने के लिए जिन चर्चाओं को शामिल करना है, उसके जो निर्णय बनाने हैं, उसको जो फॉलो करना है, बहुत तेजी से आप बढ़ेंगे। और ये थोड़ी बहुत दूसरे चर्चाओं को करते हुए भी अगर हम आज काम कर रहे हैं तो कई उपलब्धियां हमारे सामने अभी आ गई है। हमारा एजेंडा दुश्मन ले रहा है, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, बैकवर्ड जो भी नाम से है, उनमें अलग अलग घटनाएं घट रही है, उसके कार्यकर्ता व्यथित दुखित नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने कई अपने व्यवहारों में बदलाव के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रगति दिया है, उसके अब परिणाम हमको हासिल हो रहे हैं। इसलिए उन चर्चाओं को हमको ऑर्गेनाइजेशन की बैठकों में, निर्णयों में बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमें और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। हम जब बात करते हैं तो ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मणी सिस्टम, तो हम समूह के खिलाफ में खड़ा होते हैं, तो हमको वो सामूहिक आइडेंटिटी भी, जो मूल निवासी आइडेंटिटी है, इसको भी बड़े पैमाने पर हमको स्टैब्लिश करना है। और जो लोग जाति के नाम पर, कुछ नहीं हो रहा है, हजारों ऑर्गेनाइजेशन है, लाखों, प्रभाव सिर्फ हमारा है। जिस एजेंडा को हमने स्टैब्लिश किया वो पॉलिटिकल एजेंडा बन जा रहा है, दुश्मन उसको, तो हम जो चला रहे हैं उसी का प्रभाव समाज में है। इसको आपको हमेशा अवलोकन करते हुए, व्यक्ति को गौण करते हुए, लोकतांत्रिक और संस्थागत जो प्रणाली है उसको आप डेवलप करेंगे। और भारत का संविधान सभा ने बनाया है, इसको आप अधिक से अधिक चर्चा में लाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, ऐसी चर्चा को थोड़ा कम करेंगे। और जो वास्तविकता है, संविधान सभा में सैकड़ों लोग मौजूद हैं, उनकी हस्ताक्षर है, उससे बना है भारत का संविधान, हर व्यक्ति का है भारत का संविधान। भारत का संविधान की इस भावना को आप लेकर जाएंगे, और जो विषय है उसके आधार पर हम आगे, और ट्रेनिंग वगैरह भी, जो बहुत सारी बातें नोट हुई है, मैंने सबको नोट किया है, हम उसके ऊपर बढ़िया सिलेबस भी बनाएंगे इस सब्जेक्ट में। और ये जो संस्थागत जो प्रणाली है उसको विकसित करने में आप और हम मिलकर एक जो टारगेट हमने हासिल किया, हमारे पुरखों ने ब्राह्मणी व्यवस्था को, ऊंच नीच गैर बराबरी भावना की व्यवस्था को ध्वस्त करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय आधारित व्यवस्था को इस भारत में स्थापित करेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।